स्टार्टअप आपने इंडिया में ज़रूर सुना होगा और शायद आप में से काफ़ी लोग स्टार्टअप करने की सोच भी रहे होंगे, जिसके चलते वो इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी जानते होंगे कि इंडिया के अंदर अभी फंडिंग का क्रंच चल रहा है। मतलब फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितने पहले के टाइम पे देखने को मिलती थी, जिसके चलते अगर आप लोग स्टार्टअप करते हो तो आप लोगों को शायद फंडिंग का क्रंच देखने को मिले और आप लोगों को फंडिंग इतनी जल्दी ना मिले। लेकिन क्या ये चीज़ बिल्कुल सच्ची में अप्लाई करती है इंडिया में, और क्या क्या रीज़न के चलते इंडिया के अंदर आज की डेट में लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट से भी हाथ धो रहे हैं, इवन कई सारे स्टार्टअप को बंद होना पड़ रहा है। अगर आप लोग भी स्टार्टअप्स की जानकारी लेना चाहते हो और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टार्टअप की फंडिंग का क्रंच क्यों चल रहा है। स्टार्टअप में फंडिंग का क्रंच चलने का रीज़न खाली ये है कि इन्वेस्टर्स ने जिन कंपनियों में पैसा लगाया था वो कंपनी आज की डेट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है। इवन कई सारी ऐसी कंपनी जो इतने टाइम होने के बाद भी लॉस के अंदर ऑपरेट कर रही है, और इस तरीके से कई सारे स्टार्टअप ओनर आज की डेट के अंदर स्टार्टअप रन कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्ची में ये चीज़ इंडिया के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए खतरे का संकट है? देखो, ये चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि कई सारी ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें आप लोगों को पहले कई सारा पैसा डालना पड़ता है, उसके बाद वो आप लोगों को रिकवरी करके देते हैं। मुकेश अंबानी की बात करते हैं, उन्होंने जब जियो लॉन्च करा था उन्होंने अपने कैश फ्लो के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, उन्होंने डेब्ट उठाया था। उसके बाद उन्होंने हर किसी को इंडिया के अंदर फ्री में जियो इंटरनेट प्रोवाइड करा था, जो कि 4G के अंदर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था उनके ऊपर। लेकिन जैसे उन्होंने पेड करा तो उनके यूजर्स ऑटोमेटिकली बन चुके थे, जिसके चलते जियो आज की डेट के अंदर एक काफ़ी बड़ा ब्रांड बनने बैठा है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका सेक्टर किस तरीके का होगा। वहीं पे कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को अंदाजन तौर से बताऊं तो आप लोगों ने एडटेक इंडस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। हेलो बच्चों। हाँ, फिजिक्स वाला भी उसी के अंदर आते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला एक छोटी सी चीज़ से अलग हो जाते हैं, वो है उनका प्रॉफिटेबल होना। उनके पास इतना सारा यूज़र बेस है जिसके चलते उन्हें एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी कम पैसा खर्चना पड़ रहा है। उनका जो स्पेंड है वो 1 करोड़ से भी कम है। वहीं पर उनके कंपटीटर्स ऐसे हैं जो कि 2500 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, मतलब 2500 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च रहे हैं, जो कि आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में फिजिक्स वाला एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इवन इसके अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिखती है कि भाई स्टार्टअप करने के बाद आप लोगों को फंडिंग मिल जाती है, आप लोग काफ़ी जल्दी एक अच्छे मुकाम को हिट कर पाते हो। मतलब अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को ये चांसेस है कि आप लोग काफ़ी जल्दी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन तक ले जाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर आज की डेट में कई सारी ऐसे स्टार्टअप्स बने हैं जो कि $1 बिलियन वैल्यूएशन को अचीव कर चुके हैं, जिन्हें कि हम लोग यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। आप लोग लिस्ट कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जिसके चलते काफ़ी लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। खैर, अगर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि इंडिया के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न निकल रहे हैं वो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन वहीं पे आज की डेट में कई ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो कि लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग जोमेटो की बात करते हैं तो उनका IPO आया था 10,000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने IPO के थ्रू उठाए थे। लेकिन आज की डेट के अंदर उन्होंने 250 सिटीज़ के अंदर अपने ऑपरेशन बंद कर दिया। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम लोग वहाँ से इतना मोटा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारे मोस्टली 8 से 10 सिटीज़ है जिधर से हम लोगों का 60% रेवेन्यू आ रहा है, तो कोशिश ये करेंगे वो उन सिटीज़ में और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके जिधर से वो और ज़्यादा रेवेन्यू निकाल सके। बाकी जोमेटो के ऊपर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने बना रखी है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वहीं पे हम लोग इसके कंपटीटर कंपनी मतलब स्विगी की बात कर लेते हैं तो स्विगी भी अब पर ऑर्डर ₹2 चार्ज कर रहा है। ₹2 ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को सिंपल मैथ्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊं, अगर वो एक जने से ₹2 चार्ज कर रहा है पर ऑर्डर पे और वो बंदा महीने में 10 बार भी ऑर्डर करता है, वैसे उनके पास अगर 10 लाख लोगों का भी यूज़र बेस इकट्ठा है जो कि ऑर्डर करते हैं, तो उनके पास सीधे सीधे 2 करोड़ रुपए महीने के आ जाते हैं, और ये यूज़र बेस उनका और भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये इंस्टामार्ट के ऊपर अभी अप्लाई नहीं है, और कई सारे लोग इसी के चलते इंस्टामार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे वो एक तरीके से लोगों को एक्वायर करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन जैसे डिस्काउंट खत्म हो जाता है तो यूज़र क्या करता है, वो वहाँ से शॉपिंग नहीं करता जब उसका कूपन कोड वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। वो या तो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके यूज़ करता है, अदरवाइज वो फिर अपनी पास की किराना स्टोर पे जाकर सामान ले आता है, क्योंकि उसे डिलीवरी के वहाँ पे चार्जेस पे करने की होती है, जो फालतू के टैक्सेस वैक्सेस लगते हैं वो उसके पास नहीं आते, और साथ ही वो ईजिली जाकर सामान ले भी आता है, उसे एक तरीके से सस्ता ही पड़ता है, जिसके चलते कई सारी कंपनी इस चीज़ को समझ रही है। वहीं पे बिग बास्केट भी इंडिया के अंदर आया था और काफ़ी बड़ी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता था, जिसके चलते टाटा ने उसे बाय कर लिया। लेकिन क्या आप लोगों को पता है बिग बास्केट के भी डाउनफॉल का कारण क्या था?
उसके कंपटीटर्स ने इस चीज़ को ईजिली देख लिया कि ये कंपनी काफ़ी जल्दी एक्सपेंड कर रही है, लेकिन ये क्या ऑप्शन दे रही है, ये कन्वीनियंस दे रही है लोगों को कि आप एक शेड्यूल टाइम सिलेक्ट कर लो, आपको उसी वक्त घर पे सामान पहुंचेगा। कंपटीटर्स ने क्या करा, आप ऑर्डर करो, आपके 10-15 मिनट के अंदर घर पे सामान, जिसके चलते बड़ी बड़ी कई सारी कंपनियों ने इस चीज़ को कॉपी कर लिया। स्विगी हो, ज़ेप्टो हो और भी अन्य तरह की कंपनी जिन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा और अपनी जगह इम्प्लीमेंट कर लिया। और इसी के चलते आज की डेट के अंदर बिग बास्केट का मार्केट शेयर पहले से कम हो चुका है। जो 50% कैटर कर रहा था वो 30% पे आके रुक चुका है। अब आप लोगों को 3 लेसन तो मिल ही चुके होंगे अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर पहली चीज़ आप लोगों को ये देखने कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बन पाएगा, लॉस मेकिंग होगा। नंबर 2, आप लोगों को इस चीज़ को भी लेके चलना पड़ेगा कि आप लोग जिस कस्टमर को ऑफर दे रहे हो क्या वो आप लोगों का ऑफर वाला कस्टमर है या फिर ऑफर के बाद भी आप लोगों का कस्टमर रहेगा। नंबर 3, आप लोगों को एक ऐसी मार्केट में घुसना पड़ेगा जहाँ पर आप लोगों को कंपटीटर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो या फिर ना के बराबर हो, जिसके चलते आप उस मार्केट में एक तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। अब आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट रिसेंट वाली स्टोरी से पता चल ही गया हो जो कि बिग बास्केट की थी। इसके अलावा भी ना कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए अगर आप लोग स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। कई सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिन्होंने रिसेंटली कई सारे बंदों को स्पॉन्सरशिप दी है। अब हर एक बिजनेस की मैं बुराई नहीं कर रहा, स्टार्टअप इंडस्ट्री की मैं बुराई नहीं कर रहा। स्टार्टअप इंडस्ट्री के चलते ही कई लोग जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ गए हैं, वैसे ही कई लोग जिन्हें की एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। कई लोगों को अच्छा खासा पैकेजेस भी देखने को मिले हैं। इवन वहीं पे आज के डेट के अंदर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे सर्वाइव ब्रांड डील के चलते करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स उन्हें पैसा देते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो इतना हैवीली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न के चलते। लेकिन वहीं पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो इस चीज़ के लिए इंक्लाइंड है, वो अपनी मार्केट के अंदर इमेज बनाना चाहते हैं, तो वो जो नए इन्फ्लुएंसर्स भी हैं उन्हें भी काफ़ी हैवी अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, जिसके चलते इन्फ्लुएंसर भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, साथ ही वो अपनी टीम को सैलरी भी दे पा रहा है और इसके चलते हमारी इकोनॉमी काफ़ी जल्दी ग्रो करती जा रही है। तो विन विन सिचुएशन तो है ही स्टार्टअप करना।